अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड का मतलब क्या है कि लिपिड कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे लिपिड एब्जॉर्ब होगा, इसमें कौन कौन सी साइकिल इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एट द एंड में आपसे इस लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट, हम बगैर वक्त जाए कि स्टार्ट करते हैं अपने लिपिड को। डाइजेशन ऑफ लिपिड। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन किसको कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। सो डाइजेशन ऑफ लिपिड की सबसे पहले तो लिपिड होता क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ लिपिड को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। लिपिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लिपिड क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म और ईथर। लिपिड हमारे पास क्या है? लिपिड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बने हुए हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ठीक है, जो किससे बने हुए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे मैं आपको ट्राइग्लाइसराइड की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर के अंदर क्या है? इनसॉल्युबल है। डियर स्टूडेंट, वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। वाटर में डिसॉल्व होने के लिए चीजों को क्या होना चाहिए? पोलर ही होना चाहिए। रूल क्या था? लाइक डिसॉल्व लाइक। सो लिपिड आर नॉन पोलर, सो दैट्स व्हाई लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। तो लिपिड भी नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या है? नॉन पोलर है। सो दैट्स व्हाई लिपिड जो है ना, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिस तरह हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, इनके अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट वो जिसमें चीजें हम हल करवाते हैं या जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास एक गिलास पानी है और उसके अंदर आपने चीनी डाली, आपने एक शरबत बनाया। अब ये जो पानी है ना, पानी क्या है? एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, और जो चीनी है एज ए सॉल्यूट एक्ट कर रही है। अच्छा डियर स्टूडेंट, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में से टाइप्स ऑफ लिपिड, क्योंकि आगे इस टॉपिक में इन चीजों ने जिक्र होना है। सो दैट्स व्हाई आपको बेसिक से पता होना चाहिए। लिपिड की कितनी टाइप्स होती है? लिपिड की तीन टाइप्स होती है। होते हैं सिंपल लिपिड। कौन से लिपिड? सिंपल लिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड हमारे पास ऐसे लिपिड होते हैं जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने हों, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलके बने, उनको हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? ये सिंपल लिपिड है। इनकी एग्जांपल क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स। हमारे जिस्म में जो चर्बी है, ये क्या है? सिंपल लिपिड है। प्लांट से जो हम ऑयल हासिल करते हैं, ये क्या है? सिंपल लिपिड है। अब देखो, ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी इसको हम कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी इसको हम कहते हैं। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसके ऊपर भी OH लगा हुआ है। 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, या इसको में से ट्राई हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। ठीक है, जब ये एक फैटी एसिड से मिलेगा। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जो है ना, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। COOH, C1O, दूसरा OH, COOH आ गया। इस तरफ हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, मतलब अब मीथेन हो सकती है, इथेन, प्रोपेन, कोई भी हमारे पास कार्बन की चेन हो सकती है। एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड। अब ये 3 फैटी एसिड आए, ये क्या हुए? एक ग्लिसरॉल के साथ मिले, यहां से OH, यहां से H, यहां से H, OH, OH, H, 3 H2O निकले। क्या निकले? 3 H2O। ये जो कार्बन थे डायरेक्टली आके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसके अंदर हर एक चीज क्लियर है। अब देखो, 3 फैटी एसिड थे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड। सो ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास क्या है? ट्राइग्लाइसराइड इज अ सिंपल लिपिड। डियर स्टूडेंट, सिंपल लिपिड की समझ आई? एग्जांपल क्या है इसकी? फैट्स एंड ऑयल्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड की। ठीक है, कौन सा? कंपाउंड लिपिड। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन। अच्छा, दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट, यहां देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब लिपिड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी हमारे पास चीजें जो होती है इतनी प्रेजेंट नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। ठीक है, कंपाउंड लिपिड जो है ना, इसकी एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। अच्छा,
सबसे पहले तो मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ फॉस्फोलिपिड की। ये क्या है हमारे पास, एक फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड को अगर देखा जाए ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, ये वैसे बहुत थोड़ी सी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर फैटी एसिड भी होते हैं, ग्लिसरॉल भी होता है, फॉस्फेट भी होता है और कोलिन भी होता है। कोलिन आ गया ये, यहां से नीचे फॉस्फेट ग्रुप, यहां से नीचे ग्लिसरॉल और यहां से नीचे फैटी एसिड की 2 चेन्स होती हैं। अगर आपने सुना हो फॉस्फोलिपिड क्या कर रहे होते हैं, हमारी सेल की मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है, कंपाउंड लिपिड है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज बायलिपिड इन नेचर। उसके अंदर हमारे पास ऐसे फॉस्फोलिपिड से फैटी एसिड आपस में अरेंज हुए होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, हमारे पास कंपाउंड लिपिड है। ये भी डिराइव हुआ है इसी सिंपल लिपिड से। देखो सिंपल लिपिड के अंदर 3 कार्बन थे, इन 3 कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड लगे हुए थे। अब देखो ये वही ग्लिसरॉल है, ठीक है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, वही ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल के अंदर से थोड़ी सी चेंजिंग आई होती है, चेंज हो के इसके अंदर हमारे पास फैटी एसिड कॉम्बिनेशन, ग्लिसरॉल अपनी जगह पे, फॉस्फेट और साथ में कोलिन आके लग जाता है। तो फॉस्फोलिपिड इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तीसरा हमारे पास रहता है डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड के अंदर जैसे हमारे पास फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये हमारे सारे क्या डिराइव लिपिड है। डिराइव लिपिड के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब क्या, ये वाटर लविंग है, वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। हाइड्रोफोबिक टेल जो कि वाटर से दूर भागते हो। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ लिपिड्स को। वैसे जो हमारे पास डिराइव्ड लिपिड है, ये तो डिराइव्ड लिपिड की वैसे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए। डिराइव्ड लिपिड की एग्जांपल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लिपिड्स को। नेचर ऑफ लिपिड, ठीक है। सो लिपिड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, लिपिड्स क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर चीजों के अंदर ही डिजोल्व होंगी। तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन फियरिंग, जो वाटर को क्या करते हो, रिपेल करते हो। अच्छा जी, अब लिपिड हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। एक पॉइंट हो गया ये। अब लिपिड का जो एंजाइम है, लिपिड को जो ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज एंजाइम, वो वर्क करता है वाटरी मीडियम में। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लिपिड पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन एंजाइम कौन से एनवायरमेंट में काम करता है, वाटरी। जहां पे वाटर प्रेजेंट होगा वो एंजाइम वहां काम करेगा। सो पहले क्या होगा, फैट्स जो होते हैं ना, ये पहले कन्वर्ट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फॉर डाइजेशन। मैं आगे इसको समझा देता हूँ, फिलहाल आप थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑफ लिपिड इन बॉडी। लिपिड की हमारे बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, पहली बात क्या, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 1 ग्राम लिपिड हमें कितनी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है, 6 किलो कैलोरी। और प्रोटीन भी तकरीबन 4 to 6 किलो कैलोरी हमें दे रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू। हमारे जितने भी एडिपोज टिश्यू है, जिस तरह हमारे पास स्किन के नीचे एक लेयर बनी हुई है, किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ, खास करके फॉस्फोलिपिड से। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन ADE के। अच्छा जी, जो हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन है ना, लिपिड उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन। इंसुलेशन का मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर इसकी स्किन के नीचे एक लेयर है, ठीक है, लिपिड की एक लेयर बनी हुई है, जो कि हीट को ना अंदर जाने देती है ज्यादा और ना बाहर आने देती है। मतलब इसने क्या किया, इंसुलेट किया। इंसुलेटर हमारे पास क्या होते हैं, जो हीट को ना अंदर आने देते हैं ना बाहर जाने देते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गई। इसके अलावा प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के ऊपर लिपिड की एक कवरिंग हुई हुई है। सो ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम आगे चलते हैं, प्रॉब्लम इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि लिपिड की डाइजेशन में आती है। सो पहली बात क्या है, फैट्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, जबकि लाइपेज एंजाइम कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वाटर एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो पहले क्या होगा, ये फैट जो होंगे टूटेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिर इनकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ये आगे मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये फिर वही मैंने डेफिनेशन ऐड की थी। अब हम प्रॉपर यहाँ से नीचे स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक्स थे जो कि मैंने सोचा था कि हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैंने डिस्कस किए। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन को, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स को। So digestion of fats and other lipid is a special problem because fat are insoluble in water and lipolytic enzyme are soluble only in aqueous medium. Dear student, lipid क्या है, insoluble in water है, जबकि वो एंजाइम जिसने लिपिड की ब्रेक डाउन करनी है, लाइपोलाइटिक एंजाइम, वो क्या है, सोलुबल है, सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर। तो ये तो मसला हो गया ना, लिपिड पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, जब डिजोल्व नहीं होंगे तो एंजाइम के पास पहुंच नहीं पाएंगे,
जब एंजाइम के पास पहुंचेंगे नहीं तो उनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? प्रॉब्लम समझ में आई आपकी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? देखो, वो एंजाइम जिसने लिपिड की ब्रेकडाउन करनी है, वो एंजाइम जिसने लिपिड की ब्रेकडाउन करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल कहाँ है? एक्वस मीडियम में। मतलब ये एक्वस मीडियम के अंदर काम करता है, लेकिन लिपिड तो एक्वस मीडियम के अंदर डिजोल्व ही नहीं हो रहे। जब डिजोल्व नहीं होंगे तो एंजाइम पहुंच नहीं पाएगा लिपिड के पास। जब लिपिड के पास पहुंच नहीं पाएगा तो लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी। सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व इन द गट बाय इमल्सिफिकेशन। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? इमल्सिफिकेशन के जरिए सॉल्व होती है। इमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं? अब यहाँ से आगे हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर। इमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं? इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस of breakdown of large fat globule into teeny fat droplets with the help of bile salt in the small intestine. Dear student, small intestine के अंदर क्या होता है? जो हमारे पास फैट है ना, फैट का एक ग्लोब्यूल समझो, लेट्स सपोज फैट मैं कहता हूँ कि इतनी अमाउंट में आपके पास फैट है। अब इसकी ब्रेकडाउन होकर इसको छोटे छोटे पीस बन जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू टीनी फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। एक बहुत बड़े ग्लोब्यूल से छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। किसकी मदद से? बाइल साल्ट। बाइल को कौन सीक्रेट कर रहा होता है? लिवर सीक्रेट कर रहा होता है, जो कि कहाँ काम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके काम कर रही होती है। सो बाइल साल्ट ने क्या किया? लिपिड के ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? बाइल साल्ट ने क्या कर दिया है? लिपिड के जो हमारे पास बड़े ग्लोब्यूल थे, जो लिपिड के बड़े बड़े टुकड़े थे, उनको बिल्कुल छोटे छोटे समझो, एक टुकड़ा था उसको तकरीबन 1000 छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। अब इमल्सिफिकेशन ने क्या किया? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को तोड़ दिया स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया लाइपेज एंजाइम के एक्शन के लिए। अब वो एंजाइम जो लिपिड की ब्रेकडाउन करता है उसका नाम क्या है? लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो जो हमारे पास इक्वस इन्वायरमेंट है वहां पे काम कर रहा होता है, मतलब वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा होता है। मसला क्या था पीछे कि लिपिड तो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, मतलब टूटता हल नहीं होता है। सो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इमल्सिफिकेशन के जरिए लिपिड के बहुत छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल बन गए। अब ये एंजाइम हर एक के पास पहुंच पा रहे ना। एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल था, उसके पास एंजाइम उसमें एंटर नहीं हो सकता था क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मतलब टूट नहीं रहा था। अब तो उसके बहुत सारे पीसेस बन गए इमल्सिफिकेशन के जरिए। सो ये एंजाइम जो होगा ये हर एक पीस तक पहुंच जाएगा और जल्दी जल्दी से फैट की डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले हम वो जान लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस किसको कहते हैं? हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। जब किसी भी चीज की ब्रेकडाउन की जाए वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में। अच्छा, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर सबसे बाहर देखा जाए तो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं। इन एपिथेलियल सेल्स देखो स्ट्रक्चर देखो, हम जो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोविली कहाँ से आए? ये एपिथेलियल सेल से ही एक्सटेंशन हुई है। सो एपिथेलियल सेल मीनिंग द लाइनिंग सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जब हमारे पास फैट डाइजेस्ट होगा तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। पहले आप इस सेल को गौर से देख लें, इसके हर एक चीज को डिस्कस कर लूँ मैं पहले, आगे आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प हो। ये हमारे पास एक विली की स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटे सा क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ रहा है? देखो यहाँ से आ रही है हमारे पास आर्टेरियोल, जो कि खून को लेके आ रही है, ठीक है। यहाँ से आगे खून को लेके जा रही हैं जो चीजें यहाँ से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के इस एपिथेलियल सेल से एब्जॉर्ब होकर यहाँ आएंगी। यहाँ से खून के जरिए कहाँ जाएंगी? हमारे हार्ट के पास या लिवर के पास जा रही होती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल किसका हिस्सा है? जी डियर स्टूडेंट, लिम्फेटिक वेसल किसका हिस्सा होती है? लिम्फ, नाम सुना है ना? लिम्फ लिपिड जो होते हैं ना, एक तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता चलूं, लिपिड सबसे पहले आता है लिम्फ में, लिम्फ से जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ नोड के पास, स्प्लीन के पास, थायमस से गुजर के ये हमारे हार्ट के पास जाके ओपन हो रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लें गौर से, आगे हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इन पॉइंट को फिलहाल स्किप कीजिएगा, ये मैं आगे समझा देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ से आगे हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं डाइटरी सोर्स ऑफ लिपिड को, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर लिपिड कहाँ से हासिल होता है, मतलब हम कहाँ से ले रहे होते हैं। तो डाइटरी सोर्स का मतलब क्या हुआ? खाने, हमारे पास ऐसी कौन सी फूड्स हैं, ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जिनसे हम लिपिड को हासिल कर रहे होते हैं। सो एनिमल सोर्स इंक्लूड मिल्क, बटर, घी, मीट, फिश, पोर्क एंड एग्स। एनिमल के अंदर क्या किया जाता है? दूध आ जाता है, दही आ जाता है, घी आ जाता है,
गोश्त आ जाता है, फिश आ जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा एग्स आ जाती हैं। वेजिटेबल सोर्स में क्या जाते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स हो गए, ग्राउंड नट ऑयल आ गए, कॉटन सीड ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गए, मतलब जितने भी ऑयल्स हैं ऑयल से। इसके अलावा ऑयल से अगर एनिमल सोर्स हमें क्या लिपिड हासिल हो रहा होता है। वेजिटेबल फैट आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू एनिमल फैट। अच्छा, जो वेजिटेबल फैट्स है ना ये ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनिमल फैट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्मेशन में नहीं होती है। जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट बन रहे होते हैं ना, ऑक्सीडेंट हमारे सेल को डैमेज कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है, फ्री रेडिकल हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं। बहरहाल ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, और फिर भी एक पॉइंट था कि आपसे डिस्कस करना था कि जो हमारे पास वेजिटेबल फैट्स हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं एंड आर लेस लाइकली टू गो टू रैंसिड, ठीक है, ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा जी, अब मैं डिस्कस करूंगा फेजेज ऑफ डाइजेशन को, ठीक है। डाइजेशन के 3 फेजेज हैं। पहला हमारे पास है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा हमारे पास है पहला प्रिपरेटरी फेज है, दूसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्ट फेज, और तीसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन फेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम 1 बाय 1 एक फेज को डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज के नाम से ही जाहिर है, प्रिपरेटरी फेज का मतलब क्या होगा कि फूड पार्टिकल जो होंगे वो प्रिपेयर हो जाएंगे, डाइजेशन के प्रोसेस के लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। सो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। बिग फैट ग्लोब्यूल टूटते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, देन लाइपोलाइटिक एंजाइम एक्ट करते हैं इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के ऊपर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, फैट जो होगी इनकी डाइजेशन हो जाएगी। किस में, मोनोग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड में और ग्लिसरॉल में। मोनोग्लिसराइड सिंपल लिपिड थे, डाइग्लिसराइड हमारे पास कंपाउंड लिपिड होते हैं, और ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड की टाइप आ जाते हैं, या डिराइव लिपिड भी इनको हम कहते हैं। सो अब क्या होगा, इन सिंपल वर्ड्स प्रिपरेशन स्टेज ऑफ फैट आर कट इनटू स्मॉल डाइजेस्टेबल पीसेस। प्रिपरेटरी फेज का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फैट्स हैं ये पहले टूटेंगे छोटे छोटे डाइजेस्टेबल पीसेस के अंदर। सो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डाइजेशन इन माउथ एंड स्टोमक, ठीक है। अच्छा, लिंगुअल लाइपेज एक एंजाइम है, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रेटेड फ्रॉम इब्नर ग्लैंड ऑन द टोंग। हमारे जुबान के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, इब्नर ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है, टोंग में प्रेजेंट है। ये सिक्रेट करता है किसको, लिंगुअल लाइपेज को, ठीक है। अच्छा, ये लिंगुअल लाइपेज जो होता है ना ये कब एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच में। सो लाजमी सी बात है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जा रहा होता है, स्टोमक में। सो उसके साथ थोड़ा बहुत सलाइवा भी जा रहा होता है ना, तो सलाइवा के अंदर ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम जो होता है ये भी उस खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जा रहा होता है, मतलब स्टोमक के पास। जैसे ही स्टोमक के पास जाएंगे सो हमारे पास ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट का मतलब क्या, अपना काम करना स्टार्ट कर लेंगे। About 30% of dietary triglyceride may be digested in stomach by lingual lipase। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तकरीबन जो 30% ट्राइग्लाइसराइड है वो डाइजेस्ट होते हैं स्टोमक में, किसके जरिए, इस लिंगुअल लाइपेज एंजाइम के जरिए। क्यों? क्योंकि लिंगुअल लाइपेज एंजाइम कौन से एनवायरनमेंट में काम करता है, जी डियर स्टूडेंट, कौन से एंजाइम में काम करता है, एसिडिक पीएच के ऊपर काम कर रहा होता है। और हमारे स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl क्या है, एसिड है। अच्छा जी, अच्छा, ये लिंगुअल लाइपेज बेस्ट वर्क करता है किसके ऊपर, मिल्क फैट्स के ऊपर। किसके ऊपर, मिल्क फैट्स के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिल्क फैट के अंदर शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है, ये जो हमारे पास फैटी एसिड है जो कि बाकायदा उसमें चेन फॉर्म में होते हैं, स्ट्रक्चर से आपको ज्यादा समझ आएंगे। तो ये उनको रिलीज करवा रहा होता है, फैटी एसिड को तोड़ के हटा रहा होता है, जो कि डायरेक्टली हमारे पोर्टल ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो डियर स्टूडेंट, पहला एंजाइम कौन सा हो गया, लिंगुअल लाइपेज। इसने क्या करना है, स्टोमक के अंदर डाइजेशन करनी है, किसकी, डाइटरी ट्राइग्लाइसराइड की। कौन सी, ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड इज टाइप ऑफ सिंपल लिपिड, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कौन सी सिक्रीशन के अंदर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इट्स रोल इज मिनिमल बिकॉज स्टोमक हैज नो फैट इमल्सिफिकेशन एंड पीएच इज टू एसिडिक फॉर इट्स प्रॉपर एक्टिविटी। देखो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ना, इसका कोई इतना खास रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि फैट की इमल्सिफिकेशन कहाँ होनी है, इंटेस्टाइन में होनी है ना। जब इंटेस्टाइन में फैट्स टूटेंगे तो तभी आगे प्रोसेस होगा ना।
तो स्टोमिक के अंदर तो फैट की एमल्सिफिकेशन नहीं होनी, क्यों? क्योंकि पीएच यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिडिक होता है और बाइल तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। इसके अलावा जो हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, ये एसिडिक पीएच के अंदर काम नहीं कर सकता, और जबकि हम जानते हैं कि हमारे स्टोमिक की पीएच क्या एसिडिक है, सो दैट्स व्हाई इसका कितना रोल नहीं होता है, ठीक है। इट कैन एक्ट ऑन शॉर्ट चेन फैटी एसिड इन मिल्क एंड योग, एग योग, ये भी सिंपल मिल्क को या जो एग योग होता है, अंडे की जो हमारे पास जर्दी होती है, उनको तोड़ने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज नेग्लिजिबल। सो गैस्ट्रिक लाइपेज का कंट्रीब्यूशन क्या है? नेग्लिजिबल है। इससे पहले कौन सा था? लिंगुअल लाइपेज था। लिंगुअल लाइपेज का थोड़ा बहुत एक्शन था। 30% ट्राइग्लिसराइड को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? लिंगुअल लाइपेज डाइजेस्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब रोल ऑफ फैट्स इन स्टोमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि स्टोमिक का हमारे मतलब फैट्स का हमारे स्टोमिक के अंदर क्या रोल है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं अगर उसके अंदर फैट्स हुआ तो वो फैट हमारे स्टोमिक में क्या रोल अदा कर रहा होता है। सो फैट डू प्ले वन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमिक इन दैट, वो काम क्या है? दे डिले द रेट ऑफ एम्प्टीइंग स्टोमिक। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैट जो होते हैं ना हमारे स्टोमिक से जो हमने खाना खाया है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज रहे होते हैं। डिलेट का मतलब लेट कर देना, द रेट ऑफ एम्प्टीइंग ऑफ स्टोमिक, स्टोमिक का खाली होना। स्टोमिक कैसे खाली होगा? कि जब फूड कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। सो इसने क्या कर देना है? इस प्रोसेस को स्लो कर देना है। इस प्रोसेस को क्या कर देना है? स्लो कर देना है, प्रीसम्बली बाय द वे ऑफ हार्मोन। और ये कैसे कर रहा होता है? एक हार्मोन की हेल्प से। उस हार्मोन का नाम क्या है? एंटीरोगेस्ट्रॉन। उस हार्मोन का नाम क्या है? एंटीरोगेस्ट्रॉन, जिसने क्या करना है? इनहिबिट करना है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। डियर स्टूडेंट देखो, इसके पीछे अगर बात की जाए फिजियोलॉजी क्या है, हमारा स्टोमिक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से फूड जो होता है वो नीचे जा रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स को गैस्ट्रिक मोटिलिटी कहते हैं। सो अब इसने क्या कर देना है? इनहिबिट कर देना है, इस गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या कर देना है? रोक देना है, खत्म कर देना है। एंड रिटार्ड द डिस्चार्ज ऑफ बोलस फूड फ्रॉम द स्टोमिक। सो जब हमारे पास मोटिलिटी खत्म होगी, सो अब जो बोलस होगा ये आगे इतना मतलब इसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगी, इतना आगे नहीं जा पाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने डिले कर दिया किसको? एम्प्टीइंग ऑफ स्टोमिक को। अब ज्यादा देर तक खाना जो होगा वो हमारे स्टोमिक के अंदर पड़ा रहेगा। इसके अलावा फैट है हाई सेटाइटी वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रोल ऑफ फैट्स इन स्टोमिक टू डिले गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग थ्रू हार्मोन एंटीरोगेस्ट्रॉन। और दूसरा काम क्या है? इन्होंने क्या करना है? इन्होंने हाई सेटाइटी वैल्यू, मुझसे इसके प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, ये आपने वर्ड देख लेना है, ठीक है। अच्छा, सेटाइटी का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ फुलनेस को या सेटिस्फेक्शन आफ्टर ईटिंग। अब ऑलरेडी स्टोमिक के अंदर इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, फैट जो है वो स्टोमिक के अंदर पड़ा हुआ है, वो आगे इतना ज्यादा नहीं जा पा रहा। सो जब आप खाना खाओगे तो आप खाना खाने का मजीद दिल नहीं होगा, मतलब आपको फुलनेस फील होगी कि बस पेट भर गया, अब मजीद में नहीं खा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब खाना ज्यादा देर तक स्टोमिक में रहेगा। सो फीलिंग फुल फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो हमने पीछे डिस्कस किया क्या? माउथ के अंदर और स्टोमिक के अंदर। माउथ के अंदर एंजाइम कौन सा था? लिंगुअल लाइपेज। स्टोमिक के अंदर कौन सा था? गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके अलावा और कौन से थे? एंटीरोगेस्ट्रॉन एंजाइम का, एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन का भी थोड़ा बहुत रोल है। अभी हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन जगह है जहां पे फैट की क्या होती है? डाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिलीज होगा किससे? पेंक्रियास से। नाम से जाहिर है पेंक्रियाटिक लाइपेज। सो इसने कहां से सिक्रीट होना है? पेंक्रियास से सिक्रीट होना है, ठीक है। और इसके अलावा बाइल साल्ट कहाँ होता है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा होता है। सो पेंक्रियाटिक जूस एंड पाइल इंटर द ड्यूडिनम थ्रू देयर डक्ट। पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जो होती है अपने डक्ट के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए कहाँ एंटर होती है? ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हमारे पास पेंक्रियाटिक लाइपेज और बाइल साल्ट एंटर हुए, देयर सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय। अब इसकी सिक्रीशन होती कब है? मतलब बाइल और जो हमारे पास पेंक्रियाटिक लाइपेज है वो कब सिक्रीट होंगे? वो तब सिक्रीट होंगे कि जब फूड कहाँ से पास करे? स्टोमिक से। अब जैसे ही फूड स्टोमिक से पास होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो लाजमी सी बात है स्टोमिक के अंदर क्या है? HCl है। तो ये फूड क्या होगी? एसिडिक होगी। सो ये जो एसिडिक, अच्छा जब हमारे पास स्टोमिक में फूड जाती है ना तो ये वाटरी बन रही होती है, मतलब जो हमने सॉलिड फूड खाई होती है ये ऑलमोस्ट वाटरी टाइप की हो जाती है। सो इसको हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। सो जैसे ही हमारे पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचेगी
सो अब क्या होगा, अब हमारे पास सेक्रेटिन एंजाइम जो होगी ना ये सीक्रेट हो जाता है, ठीक है, सेक्रेटिन एंजाइम सीक्रेट होता है। और इस सेक्रेटिन एंजाइम ने क्या करना है, इस हमारे पेंक्रियाज से इलेक्ट्रोलाइट और जो हमारे पास बाकी एंजाइम्स है इनकी सिक्रीशन करवा देनी है। सेक्रेटिन एंजाइम ने क्या कर देना है, पेंक्रियाज से सिक्रीशन करवा देनी है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की और फ्लूइड्स की। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन, ठीक है, ये स्टिमुलेट कर रहा होता है एंजाइम सिक्रीशन को पेंक्रियाज से और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है गाल ब्लैडर को कि वो क्या रिलीज करे, बाइल को रिलीज करे। सो इन प्रोसेसेस के जरिए बाइल भी क्या हो जाता है, एट द एंड हमारे पास रिलीज हो जाता है। अब क्या होगा, जो हमारे पास ये जो कोलिसिस्टोकिनिन पेंक्रियोजाइमिन है इनमें क्या क्या है, ठीक है। सो हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स है, सेक्रेटिन हो गया, या जो हमारे पास कोली CCKPZ का मतलब है ना कोलिसिस्टोकिनिन पेंक्रियोजाइमिन, ठीक है। तो बाय सिक्रीशन ऑफ जी हार्मोन सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकिनिन पेंक्रियोजाइमिन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, सब इसके अंदर सेक्रेटिन एंजाइम होता है, ठीक है। सेक्रेटिन ने क्या करना है, सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को और फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस को क्या करवा देना है, इंक्रीज कर देना है, ठीक है। हमारे पेंक्रियाटिक जूस के अंदर फ्लूइड होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो ये क्या कर देगा, इनको ज़्यादा मतलब सेक्रेटिन इनकी रिलीज को बढ़ा देगा। इसके अलावा पेंक्रियोजाइमिन ये भी हमारे पास यही कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन का हिस्सा है। इसने क्या कर देना है, इसने स्टिमुलेट करना है सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को, ठीक है। जो हमारे पास पेंक्रियाज के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं इनकी सिक्रीशन किसने करवा देनी है, पेंक्रियोजाइमिन ने करवा देनी है, ठीक है। पेंक्रियोजाइमिन ने क्या करवा देना है, सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम। इसके अलावा कोलिसिस्टोकिनिन ने क्या कर देना है, इसने करवाना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर को। देखो गाल ब्लैडर की होगी कॉन्ट्रैक्शन, सो उसके अंदर जो बाइल होगा वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, ड्यूडिनम के अंदर रिलीज हो जाएगा। सो बाइल को कौन रिलीज करवा रहा है, बाइल को रिलीज करवाने वाला कौन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करवा रहा है, बाइल को रिलीज करवा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर हेपेटोक्राइनिन भी होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल से रिलीज हो रहा होता है। ये ज्यादा से ज्यादा बाइल की फॉर्मेशन करवा रहा होता है, ठीक है, विच इज रिलेटिवली पुअर इन बाइल साल्ट कॉन्टेंट। सो ये जो शुरू के जितने मैंने अभी आपसे एंजाइम डिस्कस किए, सेक्रेटिन ने क्या किया, पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाया जिसमें हमारे पास आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। पेंक्रियोजाइमिन ने क्या किया, पेंक्रियाटिक एंजाइम की स्टिमुलेशन करवाई। कोलिसिस्टोकाइनिन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करवाई, गॉल ब्लैडर की बाइल की सिक्रीशन करवा दी। हेपेटोक्राइनिन ने क्या करा दिया, ज्यादा से ज्यादा बाइल की फॉर्मेशन करवा दी। अब हमारे पास क्या हो गया, द बोथ सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रिपेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। जितने भी हमने आपसे ये जो अभी इवेंट डिस्कस किए ना, इन्होंने क्या कर देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिपेयर कर देना है फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स को। इन्होंने क्या कर देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिपेयर कर देना है किस चीज के लिए, फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स को। अब हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ, पेंक्रियाटिक जूस आया ड्यूडिनम के अंदर। सो इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, अगर आपको एंजाइम के नाम याद हो जाएंगे तो आगे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। सो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या आ गए, पेंक्रियाटिक लाइपेज आया या जिसको हम स्टिप्सिन भी कहते हैं। अब इसने क्या कर देना है, पेंक्रियाटिक लाइपेज ने ब्रेक डाउन करनी है ट्राइग्लाइसराइड की, किस ट्राइग्लाइसराइड मतलब इसके अंदर 3 ग्लाइसराइड है, उसको तोड़ना है किसमें, मोनोग्लाइसराइड में, और साथ में फ्री फैटी एसिड बना देना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फॉस्फोलाइपेज, चलें इनको मैं साथ साथ में कलर भी कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि इससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहला हमारे पास आ गया पेंक्रियाटिक लाइपेज या स्टिप्सिन, दूसरा हमारे पास आ गया फॉस्फोलाइपेज A2 या इसको हम लेसिथिनेज हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, लेसिथिनेज, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टिरेज भी है, इस एंजाइम के नाम मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। इसके अलावा पेंक्रियाटिक लाइपेज है। अब ये एंजाइम प्रेजेंट है किसमें, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर। कौन कौन से, पेंक्रियाटिक लाइपेज या स्टिप्सिन, इसने क्या कर देना, ट्राइग्लाइसराइड की ब्रेक डाउन करनी है। फॉस्फोलाइपेज, देखो फॉस्फोलाइपेज निकले वो फॉस्फोलिपिड से, इसने क्या कर देना है, फॉस्फोलिपिड की क्या करवा देनी है, ब्रेक डाउन करवा देनी है। या इसको हम लेसिथिनेज भी करते हैं। लेसिथिनेज का मतलब क्या है, एस कहते हैं फॉर्मेशन को। सो इसने क्या कर देना है, लेसिथिन की फॉर्मेशन कर देनी है। अगला हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल एस्टिरेज, सो इसने किसकी ब्रेक डाउन करनी है, कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक लाइपेज ने क्या कर देना है, इसने डाइजेस्ट करना है शॉर्ट चेन फैटी एसिड को भी और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को भी क्या कर देना है, डाइजेस्ट कर देना है, किसकी, ट्राइग्लाइसराइड की। इसके अलावा
जो हमारे पास बाइल साल्ट होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। सो बाइल साल्ट हेल्प लाइपेज बाइंड विद कोलैप्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स व्हिच एनहांस दे आल्सो इमल्सिफाई फैट, ठीक है। बाइल साल्ट ने क्या कर देना है, इसने लाइपेज की बाइंडिंग के अंदर हेल्प करवा देना है, किसके साथ, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, बाइल साल्ट क्या करता है, लाइपेज को बाइंड करवाता है आपस में, और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं जिससे लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ कैल्शियम इन लाइपेज, लाइपेज के अंदर कैल्शियम का क्या रोल होता है, मतलब लाइपेज की एक्टिविटी के अंदर, तो लाइपेज जब ब्रेक डाउन करता है फैट को तो फैटी एसिड बनाता है, क्या बना रहा होता है, फैटी एसिड बना रहा होता है। अब 3 फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका लेवल बढ़ता जाता है। सो इफ दे रिमेन इन सॉल्यूशन दे कैन इनहिबिट लाइपेज एक्टिविटी, अगर ये सॉल्यूशन के अंदर हुए तो ये लाइपेज की एक्टिविटी, तो जो हमारे पास फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे, फ्री फैटी एसिड ने क्या होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिल्डअप होना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गए, जमा हो गए सॉल्यूशन में, ठीक है। सो इन्होंने क्या कर देना, लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देना है, इनहिबिट कर देना है। तो जब लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो हमारे पास एंजाइम काम नहीं करेगा, जब एंजाइम काम नहीं करेगा तो हमारे पास डाइजेशन नहीं होगी। तो कैल्शियम क्या करता है, फैटी एसिड के साथ बाइंड करता है और इनको बना रहा होता है कैल्शियम सॉप्स, और ये सॉप्स जो होते हैं ना इनसॉल्युबल होते हैं, जब ये इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशन से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। बाय रिमूविंग फैटी एसिड फ्रॉम द मीडियम कैल्शियम प्रिवेंट फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो कैल्शियम एक्ट कर रहा है एज ए हेल्पर टू ट्रैप फैटी एसिड, फैटी एसिड जब पकड़े जाएंगे तो ये लाइपेज की एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं मूड ऑफ एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज को, ठीक है, कि पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है इसका मतलब क्या एक्शन है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ट्राइग्लाइसराइड लॉसेस 1 फैटी एसिड फॉर्मिंग डाइग्लाइसराइड। अब देखो ये हमारे पास है ट्राइग्लाइसराइड, पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, ट्राइग्लाइसराइड में ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड, एफ है मतलब फैटी एसिड फैटी एसिड फैटी एसिड। अब सबसे पहले क्या कर देना है, इस लाइपेज ने इस ट्राइग्लाइसराइड से एक फैटी एसिड को हटा देना है। तो जब हमारे पास एक फैटी एसिड हट गया तो पीछे क्या बच जाएगा, डाइग्लाइसराइड बच जाएगा, क्या बच गया, डाइग्लाइसराइड। देखो पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा कौन सा होता है, बीटा होता है। तो ये भी इस साइड से गिनोगे तो ये वाला पहला, इस साइड से गिनोगे तो ये वाला पहला, सो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, दरमियान वाला बीटा। लेट सपोज एक अल्फा से फैटी एसिड क्या हो गया, हट गया, सो पीछे हमारे पास क्या बच गया, अल्फा बीटा डाइग्लाइसराइड बच गया। सो फर्स्ट ट्राइग्लाइसराइड लॉसेस 1 फैटी एसिड फॉर्मिंग डाइग्लाइसराइड। जब पहला ट्राइग्लाइसराइड टूटेगा लाइपेज की मौजूदगी में सो क्या होगा, डाइग्लाइसराइड बनेगा। अब जब दूसरा फैटी एसिड हट जाएगा, देखो ये हमारे पास है, अब देखो 2 फैटी एसिड है, एक क्या है OH लगा हुआ है, ठीक है, 2 फैटी एसिड्स हैं, 2 फैटी एसिड अभी भी लगे हुए हैं। लाइपेज एंजाइम ने क्या कर देना है, एक दूसरे फैटी एसिड को भी हटा देना है और दोबारा अल्फा पोजीशन से हटा देना है। तो अब देखो यहाँ पे भी फैटी एसिड नहीं है, यहाँ पे भी फैटी एसिड नहीं, सिर्फ दरमियान में फैटी एसिड है। दरमियान वाले को हमने कौन सा नाम दिया था, बीटा। तो हमारे पास अल्फा बीटा डाइग्लाइसराइड से क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ बीटा मोनोग्लाइसराइड बन गया। देखो मोनोग्लाइसराइड को हम क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है प्लस 1 फैटी एसिड है। सो बीटा मोनोग्लाइसराइड, अब सबसे पहले क्या हुआ, ट्राइग्लाइसराइड कन्वर्ट हुआ अल्फा बीटा डाइग्लाइसराइड में। अब अल्फा बीटा डाइग्लाइसराइड किसमें कन्वर्ट हुआ, बीटा मोनोग्लाइसराइड के अंदर, किसमें, बीटा मोनोग्लाइसराइड के अंदर। अब क्या होगा, बीटा मोनोग्लाइसराइड होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोलाइज होता है और एक एंजाइम आइसोमरेज क्या कर रहा था, इस मोनोग्लाइसराइड को कन्वर्ट करता है बीटा मोनोग्लाइसराइड को अल्फा मोनोग्लाइसराइड में। देखो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। ये जो हमारे पास फैटी एसिड था ये बीटा पोजीशन से कहां पे आ गया, अल्फा पोजीशन के ऊपर आ गया। अब जब हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर आ गया तो ये जो एंजाइम लाइपेज है, लाइपेज जो होता है ना अल्फा पोजीशन से फैटी एसिड को हटा सकता है, तो फैटी एसिड को दोबारा से हटा देगा। जब फैटी एसिड बंद हट जाएगा तो पीछे 3 कार्बन साथ में हमारे पास OH प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, याद है आपको स्ट्रक्चर याद है ना, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं साथ में 3 OH होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस की थी, आई होप कि आपको याद होगी। ये देखो 3 कार्बन साथ में 3 OH, दिस वन इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। सो हमारे पास क्या हुआ, ट्राइग्लाइसराइड से क्या बन गया, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो गई। ये स्टूडेंट आपको ये साइकिल समझ में आया, ये साइकिल आपको समझ में आया। और ये कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में हो रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब क्या बन गया, हमारे पास ग्लाइसरॉल बन गया। अब ग्लाइसरॉल के बनने के बाद क्या होगा,
3 फैटी एसिड दोबारा कंबाइन हुए, 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, ये तीनों फैटी एसिड दोबारा से ग्लाइसरॉल को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। जब हमारे पास फैट टूटा, मोनोग्लाइसराइड बने, देखो हमारे पास क्या क्या बने, मोनोग्लाइसराइड भी बने, फैटी एसिड भी बने, और साथ ही साथ में ग्लिसरॉल भी बना है, ठीक है। सो फैट आफ्टर डाइजेशन, फैट की डाइजेशन तो होगी ना, फैट तो टूट गया, लेकिन ये तो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। जब ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां पे एनवायरनमेंट क्या है, वाटरी है, तो इसका मतलब क्या है, फैट जो होंगे वो डिजोल्व भी नहीं हो पाएंगे। जब डिजोल्व नहीं होंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो सॉल्यूशन क्या है, माइसील की फॉर्मेशन। क्या चीज बनना, माइसील का बनना। माइसील क्या होता है, ये एक बिग साल्ट होता है एंड कैल्शियम सोप होता है। मतलब देखना, फैट है उनको ऐसे मतलब साइडों से कुछ हमारे पास, देखो माइसील के अंदर मैं अगर आपको समझाऊं ना, 2 पार्ट हैं, ठीक है। समझो ये हमारे पास यहाँ पे मेरे पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोई टूल नहीं है, वरना मैं आपको ज़्यादा क्लियर समझा देता। माइसील किसको कहते हैं, बाइल साल्ट जो होते हैं ना और कैल्शियम सोप्स जो है, ये फैट को ऐसे घेर लेते हैं। जब ये घेर लेते हैं तो एक गोला सा बन जाता है। अब ये गोला जो है वहाँ पे डिजोल्व होने की हैसियत रखता है, ठीक है। तो ये माइसील जो है ना, ये वाटर सोल्यूबल है, बाहर की साइड से वाटर सोल्यूबल है, अंदर की साइड से फैट सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल के साथ मिल गया, वाटर सोल्यूबल हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रह जाएगा। सो ये माइसील जो है ना, ये क्या कर रहा होता है, फैट को सेल के अंदर लेके आ रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ व्हीकल होते हैं जो कि इसको अंदर आने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। सो हमारे पास क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन होगी। ये माइसील क्या होगी, इंटेस्टाइनल वॉल से क्या होगी, ड्यूडिनम या जूजिनम के सेल से सेल के अंदर आ गई, ठीक है। अब सेल के अंदर तो आ गई, लेकिन सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट्स आते हैं, ठीक है। बाइल साल्ट, देखो बाइल साल्ट और कैल्शियम सोल्ट जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो फैट्स थे इनके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, वापस इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से पोर्टल वेन के जरिए दोबारा से कहाँ चले जाएंगे, लिवर में चली जाएंगी। सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, सो माइसील जो होते हैं ना, ये फेरी बोट के तौर पे काम करें। मतलब क्या है, इन्होंने बाइल साल्ट ने इन्होंने क्या किया, फैट को सेल के अंदर तक लेके गए। दूसरा, अब चीजें जो थी वो कहाँ पे आ गई, हमारे इंटेस्टाइन की सेल के अंदर आ गई। अब इससे अगला जो फेज है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फेज। क्या चीज, ट्रांसपोर्ट फेज। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा फेज है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फेज। सो आपने फेज 1 देखा प्रिपरेटरी फेज के, जिसके अंदर हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास लिपिड था वो टूट के उससे क्या बन गए, फैटी एसिड बने। पीछे आपसे मैंने चार्ट डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास फैटी एसिड बनते जा रहे हैं, डाइग्लाइसराइड, मोनोग्लाइसराइड बन रहे हैं, ग्लिसरॉल बन रहा है। अब क्या होगा, अब अगला हमारे पास ट्रांसपोर्ट फेज, ठीक है। अब एंट्री ऑफ ये जो हमारे पास चीज़ें बनी है ना, इनकी एंट्री होगी कहाँ पे, इंटेस्टाइन की सेल के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, ल्यूमेन में, सेल के अंदर नहीं हुआ। अब देखो ये लेट्स सपोज इंटेस्टाइन के बाहर की जगह है, अब इसके अंदर कैसी चीज़ें जाएंगी, सो हमारे पास अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास आता है एंट्री ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट। So current evidence from electron microscopic studies shows that the product of fat digestion free fatty acid and alpha and beta monoglyceride mainly enter microvilli and apical pole of absorptive epithelial cell by simple diffusion। देखो मतलब आजकल की जो स्टडी की गई ना, करंट जो स्टडी है उसने हमें ये दिखाया ना, ये है एपिथेलियल सेल, ये है माइक्रोविली। इन्होंने ये कहा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज़ें क्या होगी, खुद बहुत पैसिव डाइफ्यूजन के जरिए बाहर से क्या होंगी, अंदर आएंगी। देखो व्हाट इज डाइफ्यूजन, डाइफ्यूजन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब फैटी एसिड ज्यादा पड़े हुए ना, सो वो खुद बहुत बाहर से पैसिव डाइफ्यूजन के जरिए बाहर से क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे, माइक्रोविली के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें, फैटी एसिड, अल्फा और बीटा मोनोग्लिसराइड, ठीक है। ये कहाँ एंटर हो जाएंगे, माइक्रोविली के अंदर आ जाएंगे, ये है माइक्रोविली। अब उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, शॉर्ट और मीडियम चेन की फैटी एसिड जिसमें तकरीबन 6 से लेकर 10 तक कार्बन हो, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये रेडली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं नहीं आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, ठीक है। इसके अलावा री सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से मैं आपको समझा देता हूं। देखो लेट सपोज ये हमारे इंटेस्टाइन के बाहर का हिस्सा है, ये जो है ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है। अब चीज़ों ने क्या होना है, यहाँ पे पड़े हुए हैं फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ये बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब बाहर लिपिड की ब्रेकडाउन हुई, यहाँ पे फैटी एसिड वगैरह वगैरह बन गए। अब ये सेल के अंदर आ गए।
अब सेल के अंदर क्या होगी, दोबारा से एक साथ मिल के दोबारा से क्या बना देंगे, ट्राइग्लिसराइड बना देंगे। तो जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर टेकन अप बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको ले लेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये दोबारा से रीसिंथेसिस इनकी हो रही होती है। मतलब फैटी एसिड दोबारा से मिलेगा, ग्लिसरॉल फिर से मिलेंगे, क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड दोबारा से बना रहे होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दोबारा से क्या कर देना है, बना के इनको भेज देना है किसके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड की रीसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन भी बन रहा है, अब साथ साथ में लिपिड की सिंथेसिस भी हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, वो हमारे पास है काइलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। अब देखो जैसे माइसिल बना था, माइसिल आया सेल के अंदर, बाकी सारी चीजें तो सेल के अंदर आ गई, लेकिन माइसिल के अंदर जो हमारे पास बाइल था और जो हमारे पास बाकी चीजें थी वो दोबारा से वापस चली गई थी ना। तो फैटी एसिड मोनोग्लिसरॉल एंटर द इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल, तो ये कहाँ एंटर हुए, म्यूकोजल सेल के अंदर एंटर हुए। सेल के अंदर आए, दोबारा से ज्वाइन हुए और इन्होंने क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड बना दिया। सो इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर तो फैटी एसिड नहीं बचे, बाहर फैटी एसिड ज्यादा है, तो बाहर से दोबारा क्या होंगे, अंदर आने लग जाएंगे। सो मतलब इसी कंसंट्रेशन के इफेक्ट से इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड ज्यादा हुए, मोनोग्लिसराइड ज्यादा हुए, ये दोबारा बाहर से अंदर आएंगे, दोबारा अंदर फैटी एसिड मिल के मोनोग्लिसराइड के साथ दोबारा से क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब हाई बाहर अगर देखा जाए तो फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है, तो बाहर से अंदर क्या होंगे, आते जाएंगे, ठीक है। तो डाइफ्यूजन ऑलवेज मूव सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। डाइफ्यूजन में हमेशा चीजें क्या होती हैं, हाई से किस तरफ आ रही थी, लो की तरफ आ रही थी। तो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड भी यही करेंगे, ल्यूमिन से, इंटेस्टाइन के जो ल्यूमिन है उससे सेल के अंदर आएंगे, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट आपने नोट करना है, आपने सुना होगा पिनोसाइटोसिस, सेल रिंगिंग प्रोसेस। सेल की मेम्ब्रेन से जब चीजें क्या होती हैं, सेल के अंदर इन्वेजिनेट होकर सेल के अंदर आ रही होती हैं। सो पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही कम होता है, मतलब पिनोसाइटोसिस के जरिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो आपने पॉइंट जहन में रखना है कि पिनोसाइटोसिस के जरिए पिनोसाइटोसिस का एब्जॉर्प्शन आप फैट के अंदर इतना बड़ा रोल नहीं है। अब तीसरा फेज स्टार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फेज। अब चीजें क्या हो गई हैं, सेल के अंदर दोबारा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन हो गई है। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इनसाइड इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल। अब ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल के अंदर हो रहा होता है। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी अल्फा मोनोग्लिसराइड की, किस चीज की, अल्फा मोनोग्लिसराइड। अब ये देखो, ये है इंटेस्टाइन का ल्यूमन, ये है सेल। इंटेस्टाइन की ल्यूमन से कहाँ है, चीजें सेल के अंदर आ गई हैं। सेल के अंदर क्या आया था, अल्फा मोनोग्लिसराइड आया हुआ है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन से हमारे पास अल्फा मोनोग्लिसराइड सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ था। सो इनसाइड इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल अबाउट 6% ऑफ अल्फा मोनोग्लिसराइड आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टिनल लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, उसको मजीद तोड़ेगा, कितने को, तकरीबन 6% को दोबारा से तोड़ के इससे क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, फैटी एसिड इससे निकाल दिया और इससे क्या बना दिया, ग्लिसरॉल बना दिया, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टिनल लाइपेज है ना, इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइपेज है, ये और पेंक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, दोबारा से एक्टिवेशन होगी फैटी एसिड की। देखो पहले स्टेप के अंदर क्या बना, हमारे पास ग्लिसरॉल बना, कैसे, एक एंजाइम लाइपेज, उसने अल्फा मोनोग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट किया, ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट किया, कैसे, इससे देखो ये हमारे पास है मोनोग्लिसराइड, सिर्फ एक फैटी एसिड था, वो फैटी एसिड हट गया तो पीछे OH दोबारा लग जाएगा, 3 कार्बन और 3 OH, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। अब ग्लिसरॉल बन गया, अब क्या होगा, ये जो फैटी एसिड हमारे पास बने थे ना, ये एब्जॉर्ब हुए इंटेस्टाइन के ल्यूमिन से, फैटी एसिड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस अब अल्फा मोनोग्लिसराइड से बन रहे थे, ठीक है। अब देखो फैटी एसिड बने, फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये मिल रहे होते हैं किसके साथ, को ए के साथ, ठीक है, एसाइल को ए के साथ, एसाइल को ए के साथ ये मिले और इन्होंने क्या, अच्छा ये फैटी एसिड कंबाइन होंगे को ए के साथ और ये क्या बनाएंगे, इसाइल को ए बनाएंगे। इसाइल को ए का मतलब क्या है कि फैटी एसिड लिंक करे को एंजाइम। ये हमारे पास एक एंजाइम होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो ये इनके साथ मिल रहे होते हैं और इस प्रोसेस को करवाने वाला एंजाइम कौन सा है, थायोकाइनेस, किसकी मौजूदगी में, मैग्नीशियम की मौजूदगी में। एक ATP AMP के अंदर कन्वर्ट भी हो रहा होता है। अब हमारे पास ग्लिसरॉल बन गया है, ग्लिसरॉल का रोल क्या है, सो ग्लिसरॉल जो होता है ना, ये इंटेस्टिनल सेल के अंदर रिलीज हो रहा होता है और ये दोबारा से ट्राइग्लिसराइड की रीसिंथेसिस के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा होता है, मैं आगे आपको ये इस डायग्राम से समझा देता हूँ। सबसे पहले ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा अल्फा ग्लिसरॉल के अंदर। ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा ग्लिसरॉल के अंदर।
ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और एंजाइम कौन सा होगा यार, इसको मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल, ठीक है। हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है। ये इंटेस्टाइन का सेल है, ठीक है। ये है ल्यूमन, ल्यूमन से चीजें आई सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लिसरॉल बना। ग्लिसरॉल पहले किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा ग्लिसरॉल के अंदर। मतलब अल्फा कार्बन के पास जो OH था वो हट गया और उसकी जगह पे क्या लग गया, एक फॉस्फेट आके लग गया, ठीक है। और एंजाइम कौन सा है, देखो ग्लिसरॉल कन्वर्ट हुआ अल्फा ग्लिसरॉल में, अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा है, ग्लाइसिरोकाइनेज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना है, ये ग्लाइकोलिसिस से भी आ सकता है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोसेस से आ सकता है, मतलब ये ग्लाइकोलिसिस से भी हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो अल्फा ग्लाइसरॉल फॉस्फेट है, अब क्या होगा, अब ये दोबारा से रीसिंथेसिस होती है। द अल्फा ग्लाइसरॉल फॉस्फेट देन कंबाइन विद एसाइल कोए टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। ये क्या होगा, ये एसाइल कोए के साथ मिलता है। एसाइल कोए क्या कर रहा होता है, इससे फॉस्फेट को हटा के इसकी जगह पे फैटी एसिड मिला रहा होता है। 3 फैटी एसिड जब मिलाएगा तो दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। इसके अलावा देखो अल्फा मोनोग्लिसराइड से क्या बना, ग्लिसरॉल बना। ग्लिसरॉल से क्या बना, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बना। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से क्या बना, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से क्या बना, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से हमारे पास बना दोबारा से ट्राइग्लिसराइड। देखो बीटा मोनोग्लिसराइड के साथ क्या होता है, ये है बीटा मोनोग्लिसराइड। बीटा मोनोग्लिसराइड जो होता है ना, ये भी किस में कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एसाइल कोए, ठीक है। ये अगर आप इस स्ट्रक्चर से देख लो, सो बीटा मोनोग्लिसराइड जो होता है ये किस में कन्वर्ट हुआ है, बीटा मोनोग्लिसराइड के अंदर क्या है, ये 2 OH हट जाएंगे, इनकी जगह पे 2 फैटी एसिड आके लग जाएंगे। सो इससे भी क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। अबाउट 72% जो होते हैं ना बीटा मोनोग्लिसराइड एब्जॉर्ब हुए इंटेस्टाइनल ल्यूमन से, और ये एसाइल कोए के साथ मिलकर दोबारा से क्या बना रहे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बना रहे होते हैं। सो ओवरऑल इंटेस्टिनल सेल के अंदर क्या हुआ, अल्फा मोनोग्लिसराइड हाइड्रोलाइज हुए, फैटी एसिड बने, फैटी एसिड एसाइल कोए के साथ मिले, इन्होंने एसाइल कोए बनाया, ग्लिसरॉल बना, ग्लिसरॉल दोबारा से कन्वर्ट हुआ अल्फा ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट में, दोनों ज्वाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, ट्राइग्लिसराइड बनाया। सो यही तक था हमारे पास डाइजेशन ऑफ लिपिड। ये स्टूडेंट इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सा है, खैर टॉपिक बोरिंग नहीं है, लेकिन बस मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी। ये वैसे बोर्ड पे समझाने का था, लेकिन टाइम के ना होने की वजह से मैंने ये कोशिश की है कि मैं जल्दी से इसको लैपटॉप से करवा दूं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं इसके नोट्स आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।